बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टडी अब्रॉड, स्टडी वीज़ा के बारे में, इसका मुकम्मल प्रोसेस क्या होता है या उस पर टोटल कॉस्ट कितनी आती है उसके बारे में। सबसे जो पहला स्टेप आपने लेना होता है वो क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो अपना माइंड बनाना है कि आपने जाना किस कंट्री में है। आपके पास लॉट यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अमेरिका एंड मल्टीपल अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। लेकिन आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने माइंड बनाना है, आपने एक कंट्री सेलेक्ट करना है, आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं कि आपने जाना किस कंट्री की तरफ है। अगला स्टेप उसमें ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यूके में हैं तो हम यूके की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप आपने लेना होता है दैट इज़ मोस्टली कि आपका कोर्स आपने क्या सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या बनता है, आपका कोर्स सिलेक्शन, कि आपने किस कोर्स में जाना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द रेलिवेंट यूनिवर्सिटी। आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता एंड यू वांट कि आपका जो प्रोसेस है वो कोई एजेंट करता है, सो देन दिस स्टेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि आपने जो अपना एजेंट सेलेक्ट करना है दैट शुड बी सिलेक्टेड वाइजली। एजेंट वो इंसान है जिसने आपके तमाम फाइनेंसेस को देखना है, वो अगर चाहे तो वो आपको बीच में से कई जगह पे कट भी लगा सकता है। सो वो सारी चीज़ें भी हम आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं, वो चीज़ भी इसमें कवर होगी। तो एजेंट जो है वो आपने बड़ा वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि सारा आपका जो प्रोसेस है वो उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप खुद से करते हैं प्रोसेस तो देन इट्स वेल एंड गुड, अगर आप एजेंट की तरफ चले जाते हैं तो वो आपकी चॉइस है उसमें। जैसा कि अब हम यूके में हैं और हम आपको यूके के बारे में गाइड कर सकते हैं कि यूके का कौन सा वे होता है, किस वे से बंदा यहाँ पर आ सकता है। फर्स्ट जो स्टेप है इस है वो आपको यूनिवर्सिटी हंट करनी होती है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। उस यूनिवर्सिटी के आपने साइट पे जाके देखना होता है कि आया वो कोर्स जो हम देख रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। जब आप वो कोर्स देखते हैं आपने उसकी फ़ी देखनी होती है। उसके बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करें, देखें, उनकी साइट्स पे जाएं, चेक करें कि किसकी कितनी फ़ी है, फिर उसका कंपैरिजन करें बाय रेटिंग। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होती लेकिन है। हमें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चेक करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, लाइक हाउ कैन यू नो अबाउट दैट। द फर्स्ट आई सेड ऑलरेडी कि आपने अपना कोर्स देखना है। हर यूनिवर्सिटी आपको सेम कोर्स नहीं देती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें कोर्स होता है और कुछ में नहीं होता। अगर आप लॉ का कर रहे हैं तो वो, जैसे कि हम रिचमंड में हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में लॉ का कोई कोर्स नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देखना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और वो सब्जेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी चीप फीस पे आपको दे रही है, आपको एडमिशन दे रही है, आपको फैसिलिटेट कर रही है। मतलब ये कि जो आपका सबसे डिसीजन मेकिंग के बाद जो आपका पहला स्टेप होता है जी। उस लाइक यूके की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें ये है कि आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपका जो आपकी प्रीवियस स्टडी है उसके साथ वो लिंक होना चाहिए, या अगर लिंक नहीं भी है, आप जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं उसके रेलिवेंट आपने यूनिवर्सिटी देखनी है जिसकी फ़ीस आपके बजट के हिसाब से बैठ रही है। तो आपने वो यूनिवर्सिटी और वो कोर्स सिलेक्ट करना है, वो आप इंटरनेट की मल्टीपल वेबसाइट्स वगैरह से देख सकते हैं। अच्छा, हमने यूनिवर्सिटी भी हंट कर ली, हमने अपना कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया कि हमारी प्रीवियस स्टडी के साथ ये कोर्स लिंक या करता है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होना अगला चाहिए? स्टेप ये होगा कि आपने यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है। जो यूनिवर्सिटी आपने हंट की है, जिस जो आपने शॉर्ट लिस्ट की है, कि आपने उस पे जाना है। आप उसमें देखना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स आइल्स यूकेवीआई भी हो सकती है, पीटी भी हो सकती है और लैंग्वेज सर्च भी हो सकती है। ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो फैसिलिटेट करते हैं फॉर स्टडी अब्रॉड। सो इस आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। हो सकता है आपके लिए पीटी हो, यूके आइल्स और अदर कोई मीडियम। सो यू मस्ट चेक योर ऑन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट फर्स्ट। आपने देख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द कोर्स, यू हैव टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी। लेटर ऑन आपने ये देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आईएलटीएस यूकेवीआई भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, कुछ पीटी भी एक्सेप्ट करती हैं। लैंग्वेज सर्च या अलग अलग कोर्सेज हैं, टेस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। तो आज जब आपको ये पता चल गया कि आपने ये कोर्स करना है, ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, देन यू कैन गो विद दैट। ठीक है। इंग्लिश की सर्टिफिकेशन भी हमने ले ली, आइल्स कर लिया या पीटी कर लिया या कोई भी कोर्स कर लिया। उसके या बाद अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो हमने यूनिवर्सिटी को जब हमने अप्लाई करना है तो उसमें देने हैं। पासपोर्ट चाहिए, आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए, उसके अलावा आपने जो डिग्रीज की हैं वो चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स दोनों। आपको अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने डिग्रीज की हैं। उसके अलावा आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री की है, आपने वहाँ से 2 रेफरेंस लेटर बनवा लेने हैं। चीज़ जो आपको चाहिए वो है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि वंस यू हैव ऑल योर एजुकेशनल डिग्रीज, उसके अलावा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा आपने चले जाना है अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यू अप्लाई ऑन द वेबसाइट उस कोर्स में जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू वेट।
आपका आ जाएगा एक ऑफर लेटर विच इज़ नोन एज कंडीशनल ऑफर लेटर। अब कंडीशनल उसको क्यों कहते हैं कि उसमें यूनिवर्सिटी वाले जो है वो कंडीशन मेंशन करके भेजते हैं कि हमें ये चीज़ आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब उसमें जो भी कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल कभी कभार वो सीवी मांग लेते हैं, कोई एडिशनल डिग्री मांग लेते हैं, अगर आपका कोई गैप है तो उस गैप की कवरेज मांग लेते हैं कि वो गैप क्यों आया है। तो तब आपने उसको फिल करके दोबारा से आपने भेजना होता है, एंड देन योर कंडीशनल ऑफर लेटर टर्न्स इनटू अनकंडीशनल ऑफर लेटर। और उस पर आपकी डिटेल लिखी होती है कि आपने उसमें कितनी फ़ीस देनी है, लाइक इनिशियल डिपॉजिट कितना देना है, टोटल आपकी फ़ीस कितनी है, मुकम्मल जो आपके कोर्स की डिटेल है वो सारी उस लेटर के अंदर मेंशन होती है। पेमेंट्स पूरी हो गई, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया, आपका ऑफर लेटर आ गया। अब जी उसके हाँ। बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप ये होता है कि आपके पास मैच्योर स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट आपने कितनी लेनी है, वो डिपेंड करता है आपकी फ़ीस पे। मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी फ़ीस होती है, आपने जो इनिशियल पे करना होता है वो 50 टू 60% आपने पे करना होता है, और मोस्ट प्रोबेबली इट्स अराउंड 7 टू 8 मिलियन। मतलब ये कि ऑफर लेटर आने के बाद आपने अपनी फ़ी पे करनी है, फ़ी जितनी इनिशियल डिपॉजिट आपसे मांगा गया है। कुछ सिनारियोज में ये हो रहा है आजकल कि फ़ीस पहले मांगी जाती है, जब टाइम आता है कैश इशू करने का तो उस टाइम पे मज़ीद फ़ीस मांग ली जाती है, तो ये ऐसा चीज़ हमारे एक दोस्त के साथ हो चुका, जो उसका जो ऑफर लेटर आया था उस पे लिखा हुआ था कि आपने 4000 पे करनी है। जब उसकी कैश की जब टाइम आया तो उन्होंने कहा कि आपने 4000 और पे करना है, तब हम आपको कैश इशू करेंगे। और वो दोस्त हमारा बेचारा आज हमारी बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ही इज़ आवर कैमरा मैन नाउ। क्या है, तो आपने जब अपनी फ़ीस पे कर दी है, उसके बाद ये है कि आपने अपनी स्टेटमेंट जो है वो मैच्योर करनी होती है। अब स्टेटमेंट का ये सीन होता है कि आपकी जितनी रिमेनिंग फ़ीस होती है वो, और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो है, आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देते हैं कि आपने जो एक्सपेंसेस वाला पोर्शन है उसमें डिटेल से बता देंगे कि कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए ऑन एन एवरेज। उसके अलावा क्या होता है कि जब आपने स्टेटमेंट रखवानी कब होती है, उसमें अब अलग अलग सीन होते हैं। कुछ तो ये होता है कि जब आपका ऑफर लेटर आ गया तब आप अपनी स्टेटमेंट रखवा देते हो, आप वेट करते हो 28 दिन तक मैच्योर होती है, आप इतने में आपकी फ़ीस के मामलात हो जाते हैं, इतने में आप अपना टीबी टेस्ट करवा लेते हो, वो एक रिक्वायरमेंट होती है। तब तक आपकी स्टेटमेंट मैच्योर हो जाती है, आपकी फ़ीस जमा हो जाती है, फ़ीस की कंफर्मेशन आ जाती है, आपकी स्टेटमेंट मैच्योर होती है, आप इकट्ठा अप्लाई कर देते हो कैश के लिए। ये होता है सीन स्टेटमेंट का। कुछ केसेस में कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ी जमा करवाने के बाद करते हैं, बट उसमें ये होता है कि फ़ी जमा करवाने के 28 दिन बाद आप वेट करते हो, तो वो एक एक्स्ट्रा टाइम आपका ज़ाया हो जाता है। तो होना यही चाहिए कि जब आपका ऑफर लेटर आ गया, आपने अपना ज़हन बना लिया कि अच्छा हमने इसको आगे लेके चलना है, तब आप अपनी स्टेटमेंट रखवा दें। साथ साथ आपकी फ़ीस का प्रोसेस चलता रहता है, साथ साथ आप अपना टीबी टेस्ट करवाते हो, बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, तब तक 28 दिन वो भी हो जाते हैं, स्टेटमेंट मैच्योर होती है, फ़ीस हो जाती है, आप अपना कैश अप्लाई कर देते हो। ये कैश क्या होता है? कैस होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ योर स्टडीज। ओके, ये होता है कि आपको जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको आपको एक्सेप्ट कर लेती है, आपको आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। और ये जो लेटर होता है इसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है, को स्टार्ट डेट, एंड डेज, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको मेंशन मिलती है और डिटेल्ड होता है। ठीक है, अब कैश का ये होता है कि जब आपने फ़ीस कर दिया, आपने अपनी स्टेटमेंट भेज दिया, आपने अपना टीबी टेस्ट भेज दिया, आपने अपना प्रूफ ऑफ इंग्लिश भेज दिया, ये 3-4 चीज़ें मेजरली रिक्वायर्ड होती हैं। एक फॉर्म फिल करना होता है वेबसाइट पे, वही आपने फिल कर दिया, फिर आपको यूनिवर्सिटी कैश इशू कर देती है, आपकी कंफर्मेशन हो गई। अब कैश जब आ गया, इट मीन्स के ऑलमोस्ट 99% आपका वीज़ा आपके हाथ में आ गया, इट्स मोर लाइक और दैट। एक ये भी होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनकी एक अलग वेबसाइट होती है, जैसे कि कैश शील्ड। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं वो स्ट्रेट अवे आप उनको डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट होते जाते हैं, फाइनेंशियल एविडेंस, तो वो आपको स्ट्रेट अवे कैश दे देती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनकी एक अलग वेबसाइट होती है, पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तब वो जाके आपको कैश देती हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप, कैश आपके हाथ में आ गया, अब आपने वीज़ा फाइल करना है। इसके बाद आप जो लास्ट स्टेप है वो वीज़ा फाइलिंग है। और वीज़ा फाइलिंग में आपको अगेन जो स्टेटमेंट चाहिए होती है, फ्रेश स्टेटमेंट जो अब मैच्योर हो चुकी है, लेकिन आपको 28 डेज़ जो गुजर चुके हैं, उसके बाद जब आपने वीज़ा फाइल करना है तो आप रिकमेंडेड है कि एक दिन पहले की स्टेटमेंट निकलवा लें और तब वीज़ा फाइल करें। आपके पास स्टेटमेंट होगी, तमाम जो आपके हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो होंगे, टीबी टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी वो, से ही जब आपने अपना वीएफएस बुक करनी है तो आप अपलोड करके जाएं। उससे ये होता है, एक तो आपका सेंटर जब आप जाते हैं तो आपके प्रोसेस जो होता है प्रोलॉन्ग नहीं होता, कम टाइम में ये सारा काम आपका हो जाता है और उधर जाके आपको कोई हेडेक नहीं होती, आप फ्री होते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना पड़ता। और उसमें आपकी पैसों की भी बचत आ जाती है, इस हवाले से कि कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है कि अगर आप उधर जाके अपलोड करते हैं, और ये वेरी करता है कि आपने किस सेंटर से आपने अप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंट सेंटर्स की डिफरेंट
होती है, फ़ी होती है अराउंड, जैसे कि तुसीफ भाई हैं इन्होंने पे की थी 8000, और जो हमारा भाई बैठा है 4000 वाला उसने पे की थी 5000 पाकिस्तानी रुपीस में स्कैन करने की। कैश आने के बाद आपने वीज़ा फाइल करना होता है। वीज़ा फाइल करते वक्त आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो पे करनी होती है। उसके बाद आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी होती है। एंड देन आप उसके बाद अपनी वीएफएस यानी कि अपनी बायोमेट्रिक जो है, आपने जो फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं उसकी बुकिंग करते हो आप। एंड देन आपकी जो डेट आ जाती है आप उस पे जाके बायोमेट्रिक्स दे आते हो। अब बायोमेट्रिक दे के आते हो, पासपोर्ट अपना जमा करवा के आते हो, देन यू वेट फॉर द डिसीजन। अब उसके बाद डायरेक्ट आपका डिसीजन आता है। 2 सर्विसेज होती हैं, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी, एक सुपर प्रायोरिटी भी होती है। खैर स्टैंडर्ड में ये होता है कि आपका 15 से 21 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है। प्रायोरिटी में क्या होता है कि 5 वर्किंग डेज के अंदर आ जाता है। सुपर प्रायोरिटी में क्या होता है कि 1 वर्किंग डे में वो आपको डिसीजन दे देते हैं। एंड प्लीज फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नाउ डेज जो है हर दूसरे बंदे की ईमेल आ रही है हाँ कि योर प्लीज फेस इज प्लीज नॉट स्टेट फॉर। प्लीज ना करें ना, फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल प्लीज ना करें ना। तो अगले पार्ट में हम आपको बताते हैं कि इसकी मुकम्मल कॉस्ट कितनी आती है, कितना एक्सपेंस आता है, आप पैसे बचा कैसे सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।